everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, and today is a special day. Why? Because we are doing the last chapter of our honeysuckle book grade 6 and the name of the chapter is the banyan tree. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्री के ऊपर हो, बैठे हुए हो, छुपे हुए हो और नीचे कुछ एकदम इंटरेस्टिंग सी फाइट चल रही हो या कोई ऐसा सीन चला हो जिसमें आप एज अ स्पेक्टेटर पूरा कुछ देख रहे हो? तो यहाँ पे इस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं हमारे नरेटर की, जो एक banyan ट्री में बैठे हुए हैं बड़े मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से, एंड देन सडनली ही सीज कि एक मंगूस मतलब एक नेवला और एक स्नेक आते हैं और उनकी एक खतरनाक लड़ाई होती है. सो इन दिस चैप्टर किस तरीके से एग्जैक्टली वो सारा हुआ, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि मंगूस किस तरीके से एक स्नेक पे अटैक करता है, जो डेजर्ट एनिमल्स वाला चैप्टर पढ़ा था. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टोरी के थ्रू हमको वो चीज़ पूरी इमेजिन करने को मिलेगी. तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि अपनी क्रिएटिविटी स्टार्ट करो. जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ वो एक मूवी की तरह आंखों के सामने चलने वाला है. सो लेट्स गेट रेडी फॉर to watch this amazing movie and the name of the movie is the banyan tree. So अपनी creativity वाली जो hats हैं उनको अपने सर पे रखो and let's begin. Before you read, have you even seen a mongoose? एक नेवले को कभी देखा है? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Look at the pictures and read the lines given along with them. You must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. अब ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है. सो रस्किन बॉन्ड के बारे में मतलब ये पूरा बताया कि जब ऑथर जो है हमारे वो जब छोटे थे और अपने दादाजी के घर में उनके दादाजी के घर के बाहर में एक बहुत बड़ा banyan ट्री था जिसके ऊपर वो चढ़े हुए हैं. एंड देन ही सीज अ फाइट बिटवीन अ mongoose and a snake, and the entire story is narrated beautifully through this chapter. Let's start with the first part. Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. तो यहाँ पे नरेटर बात कर रहा है अपने ग्रैंडफादर की हाउस की, दैट वो जो हाउस था और वो जो पूरे ग्राउंड्स थे मतलब पूरा जो बगीचा था वो किसका था? वो मेरे ग्रैंडफादर का था, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था. बट द मैग्निफिसेंट मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जो ओल्ड banyan ट्री था वो मेरा था. चीफली मेनली क्यों? चीफली का मतलब होता है मेनली क्योंकि दादाजी तो चढ़ नहीं सकते पेड़ पे, तो मैं ही चढ़ सकता था, इसीलिए वो पेड़ किसका था? वो पेड़ मेरा था. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. अब यहाँ पे banyan tree को हम explain कर रहे हैं कि उसकी जो branches थी एकदम बहुत बड़ा tree था, एकदम spread कर रही थी उसकी branches which hung to the ground. जैसे ये जो इसकी branches है, ये banyan tree की ये पूरी branches ये it's hung to the ground, ये वापस जमीन तक आ रही है. Gave me फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, मतलब banyan ट्री पे चढ़ना बहुत आसान था क्योंकि उसने बहुत सारे रास्ते बना दिए थे. एंड गेव मी एंडलेस प्लेजर, मतलब मुझे उस पर चढ़ने में, उसके ऊपर बैठने में बहुत मज़ा आता था. अमंग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज. अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स थे जो मेरे साथ उस banyan ट्री में रहते थे, जैसे कि स्क्विरल्स थे, स्नेल्स थे और बटरफ्लाइज थी. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस. ये जो ट्री था ये इस हाउस से भी पुराना था. ओल्डर देन ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी से भी पुराना था. एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, मतलब हम जो बात कर रहे हैं ये देहरादून सिटी की बात हो रही है जहाँ पे जो हमारे ऑथर है उनके दादाजी का घर है. और ये जो banyan ट्री है वो देहरादून सिटी जितना पुराना है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. I could hide myself in its branches, behind thick green leaves and spy on the world below. I could hide myself मतलब मैं उसकी जो एकदम जो branches हैं, उसकी जो leaves हैं, green leaves, उसके पीछे अपने आप को छुपा सकता था. And then I could spy. Spy का मतलब क्या होता है? Spy का मतलब होता है watch secretly. मैं पूरी दुनिया जो नीचे की दुनिया है उसको मैं छुपके से देख सकता था.
My first friend was a small grey squirrel. मेरी पहली फ्रेंड कौन थी? एक squirrel थी. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. तो मेरा जो first friend था, जो squirrel था, वो कैसा था? वो मतलब उसका बैक एकदम स्ट्रेट होता था. तो जो स्क्विरल है वो देखो, उसका जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा कर देता था. एंड स्निफिंग इनटू द एयर, स्निफिंग मतलब कुछ सूंघने की कोशिश करना. ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माय इन्वेजन. इनिशियली उसको मेरा जो उस पेड़ पे आना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. रिजेंट मतलब व्हेन यू डू नॉट लाइक समथिंग, डिसलाइक और फील एंग्री अबाउट. सो उसको नहीं अच्छा लगा. इन्वेजन का मतलब क्या होता है? कि कोई दूसरा आपकी जगह पे आ गया, उसको बोलते हैं इन्वेजन. तो वो जो था एक तरीके से वो स्क्विरल का ट्री था, और वो जो हमारा जो नरेटर है, जो हमारे ऑथर है, वो उसके ऊपर जाके बैठे. तो इनिशियली स्क्विरल को अच्छा नहीं लगा. But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. लेकिन बाद में क्या हुआ? But when he found out, जैसे स्क्विरल को पता चला कि I did not arm myself. arm myself मतलब मैंने अपने हाथ में कोई हथियार नहीं रखे. कैसे हथियार? जैसे कि एक कैटapult. कैटapult क्या होता है? वो होता है ना जो आप लाइक अ फोक स्टिक, एक स्टिक होता है जिसमें इलास्टिक बैंड होता है और उसको मारते हो, गुलेल, उसको बोलते हैं कैटapult. या उसके पास कोई एयर गन तो थी नहीं जिससे वो स्क्विरल को मार देगा. तो वो फ्रेंडली होने लग गया. और उसके बाद जब मैं उसके लिए छोटा छोटा खाना लेके आने लगा, जैसे छोटा सा केक लेके आने लगा या बिस्किट लेके आने लगा, तो वो इतना बोल्ड हो गया, मतलब वो मुझसे इतना कंफर्टेबल हो गया that he was soon taking morsels from hand. मतलब वो morsels मतलब जो बचा हुआ खाना होता है. morsels मतलब क्या होता है? small pieces of food, छोटे छोटे जो pieces of food होते हैं, तो वो मेरे हाथ से ही खाने लग गया. Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. और एक टाइम के बाद वो इतना कंफर्टेबल हो गया that he was delving into my pockets. मतलब वो मेरी पॉकेट्स के अंदर चला जाता था और जो भी उसे मिलता था वो लेके खा लेता था. He was very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. वो एक बहुत ही यंग स्क्विरल था और मुझे लगता है उसके फ्रेंड्स और उसके जो रिलेटिव्स होंगे ना, वो यही सोचते होंगे कि ये कितना स्टूपिड है या ये कितना हेडस्ट्रॉन्ग है. हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? कि जो बहुत ही ज़्यादा विलफुल होता है, जो बहुत एनर्जी होती है जिसके अंदर, जो हमेशा बहुत ही डिटरमाइंड होता है, बहुत करेजियस होता है. कि ऑब्वियसली वो एक स्क्विरल है और वो एक ह्यूमन पे ट्रस्ट कर रहा है, तो मे बी उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव सोचते होंगे तो ये तो बड़ा मतलब करेजियस स्क्विरल है. इन द स्प्रिंग when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, manna and crows squabbling with one another. अब जब स्प्रिंग का टाइम आता था, ये जो मार्च वाला टाइम होता है, फरवरी मार्च वाला, तो जब स्प्रिंग का टाइम होता था तो बेनियन ट्री में जो फ्रूट्स आते हैं, जो छोटे छोटे रेड फिग्स आते हैं, उसके कारण बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं वो उस ट्री की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो आती हैं. सो वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस. मतलब फ्लॉक का मतलब क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स. तो वो आती थी और बैठती थी उस पे. कौन कौन सी बर्ड्स आती थी? रेड बॉटम बुलबुल आती थी और पैरट्स आते थे, मैना आती थी, क्रोज आती थी. स्क्वैबलिंग विद वन अनदर. स्क्वैबलिंग मतलब एक छोटी सी बात पे एक दूसरे से झगड़ना, मतलब बहुत ची 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 वाली आवाजें आती हैं. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. तो जब फिग सीजन आता था, मतलब स्प्रिंग में, पूरे गार्डन में सबसे ज्यादा शोर कहाँ होता था? banyan tree के पास होता था. Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो क्या है? halfway up to the tree, उसने एक क्रूड प्लेटफॉर्म बना लिया था, मतलब अपने बैठने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका उसने बना लिया था जहाँ पे वो इजीली वहाँ बैठ के अपने आफ्टरनून स्पेंड कर सकता था.
I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. Living room से अब वो एक cushion लेके आ गया था और उसने उसको जो एक ब्रांच के अगेंस्ट में रख दिया था. अब वो वहां पे बहुत कंफर्टेबली टिक के बैठ पाता था उस क्रूड प्लेटफॉर्म पे. propping myself up मतलब leaning against that branch. Treasure Island, Huckleberry Finn and the Story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. अब उधर पे उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी जैसे कि Treasure Island, Huckleberry and Dr. Dolittle. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. और जब मुझे कुछ पढ़ने का मन नहीं करता था बस मैं वहाँ से बैठे बैठे नीचे देखता रहता था. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. और एक आफ्टरनून में उन्होंने क्या देखा? उसने देखा एक spectacular fight between a mongoose and a cobra with a grandstand view. Grandstand view क्या होता है? एकदम बेस्ट प्लेस से जो एकदम प्रॉपर व्यू मिलता है. जैसे कि अगर आप कोई मूवी थिएटर गए तो सबसे जो लास्ट रो होती है एकदम रिक्लाइनिंग चेयर वाली उसको बोलते हैं ग्रैंड स्टैंड व्यू. या अगर आप कोई मैच देखने गए तो जो आपको जो बेस्ट सीट्स होती है जहां से आपको विदाउट इंटरप्शन दिखता है उसको बोलते हैं ग्रैंड स्टैंड व्यू. तो ये कहाँ था? ये था बैनियन ट्री के ऊपर और वहां से उसको हर कुछ एकदम प्रॉपरली दिख रहा था. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. अब समर्स में दिन में कितनी गरम गरम हवा चलती है, एकदम वार्म ब्रीज चल रही थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जो गार्डनर था वो भी जो है घर के अंदर चला गया था. I was feeling drowsy myself. तो ड्राउजी मतलब जब आपको नींद आ रही होती है, तो मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी. Wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes. तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं भी एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ और रामू और बफेलोज जो हैं उनके साथ पॉन्ड में जाके मस्त वहाँ नहाता हूँ. When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. लेकिन तभी मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का जो कोबरा था वो जो ग्रुप ऑफ कैक्टस के जो प्लांट्स थे वहाँ से निकल रहा था. क्लम्प का मतलब क्या होता है? ग्रुप. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और उसी टाइम पे एक mongoose जो था वो bushes में से निकला और सीधा जाके स्नेक के सामने जाके खड़ा हो गया. In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. In a clearing मतलब एक open space था beneath the banyan tree के नीचे एक open space था जहां वो दोनों face to face आ गए. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. अब यहाँ पे वो कोबरा की क्वालिटीज बता रहा है कि जो ग्रे mongoose था उसको क्या पता था कि जो हमारा कोबरा है वो कितना लंबा है. वो 3 feet long जो कोबरा है वो क्या है? वो एक सुपर फाइटर है. मतलब वो एक अमेजिंग फाइटर है, वो बहुत क्लेवर है और वो अग्रेसिव है. अग्रेसिव मतलब बहुत एनर्जी है उसमें और वो बहुत गुस्से वाला है. ये हमारे mongoose को पता था. बट द कोबरा टू was a skillful and experienced fighter. Okay? So अब यहाँ पे जो हमारा the cobra knew only too well, जो हमारा ग्रे mongoose के बारे में हम बता रहे थे, I'm sorry, कि 3 feet long जो हमारा ग्रे mongoose है वो एक बहुत सुपर फाइटर है, क्लेवर है और अग्रेसिव है. लेकिन जो हमारा कोबरा था वो कम नहीं था, वो भी स्किलफुल था, मतलब बहुत ही स्किल्ड था एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. मतलब वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर था. He could move swiftly and strike with the speed of light. जो कोबरा है वो एकदम फटाक से मूव करता है और वो भी जो है स्ट्राइक मतलब वो जो मारता है, स्ट्राइक करता है, वो लाइटनिंग स्पीड से करता है, पता भी नहीं चलेगा और वो आपको बाइट कर देगा. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. Sacks मतलब क्या होता है? जो है एक छोटा सा बैग टाइप का होता है, तो उसके जो फैंग्स थे मतलब जो उसके पॉइंटेड टीथ थे, फैंग्स मतलब लॉन्ग शार्प टीथ जो स्नेक के होते हैं, उसके पीछे जो पॉइजन भरा होता है, अगर उसने एक बार भी बाइट किया देन यू आर श्योर टू गेट डेड. So
इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। तो हमारे पास यहाँ 2 चैंपियंस ऑलरेडी थे, हमारे पास एक जगह था मंगूस और एक जगह था कोबरा, और इनकी होने वाली थी एक फाइट। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised off his 6 feet off the ground, 3 of his 6 feet off the ground, and spread his broad spectacled hood. अब फाइट के लिए रेडी हो रहा था। तो जो हिसिंग डिफेंस, डिफेंस मतलब कि हिसिंग रेजिस्टेंस, कि उसको नहीं करनी थी फाइट, ओके, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज रिबेलियस कि नहीं, you know, if you'll do something then the fight is going to happen. His forked tongue, forked मतलब जो उसकी जो स्नेक की टंग कैसी होती है, इस तरीके से होती है, राइट? तो वो जो है इस तरीके से उसकी टंग होती है, एक फोर्क के शेप की होती है। तो वो जो उसकी टंग थी डार्टिंग, तो वो बार बार अपनी जो फुंकार रहा था, वो अपनी टंग को बाहर कर रहा था, डार्टिंग इन एंड आउट, बार बार डार्टिंग मतलब सडनली आना बंद करना। The cobra raised 3 of his 6 feet off the ground, मतलब जो 6 फीट लंबा जो कोबरा था उसमें से 3 फीट वो ग्राउंड के ऊपर था। With and spread his broad spectacled hood, और जो उसका जो सर था, जो उसका जो फन था, उसने उसको फैला रखा था। स्पेक्टिकल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे जिसमें स्पेक्टिकल्ड यहाँ पे चश्मा पहना हुआ जो होते हैं उनको हम स्पेक्टिकल्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसकी आईज थी वो ऐसा लग रहा था कि वो एकदम देखने लायक। The mongoose bushed his tail, और जो mongoose था उसने भी अपने टेल को बुश किया, हिलाया। The long hair on his spine stood up, उसकी भी जो स्पाइन थी उस पे जो बड़े बड़े बाल थे वो एकदम खड़े हो गए, मतलब that he was ready to fight. Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. Though the combatants, combatants मतलब क्या होता है, एक फाइट में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं combatants. तो ये जो दोनों combatants थे, इन लोगों को मैं यहाँ बैठा हूँ ये बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन बहुत ही जल्दी 2 और स्पेक्टेटर्स आए थे। स्पेक्टेटर्स मतलब जो किसी मैच को देखते हैं ना जो लोग, तो 2 और स्पेक्टेटर्स आए थे और उन्होंने अपनी प्रेजेंस को फील भी करा दिया। वन वॉज अ मैना, द अदर अ जंगल क्रो। अब ये 2 स्पेक्टेटर्स कौन थे, एक मैना थी और एक जंगल क्रो था। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. अब उन्होंने देख लिया था कि भैया यहाँ तो लड़ाई होने वाली है, वो भी एक कैक्टस के ट्री के ऊपर दोनों बैठ गए टू सी कि भैया होने क्या वाला है, आउटकम मतलब रिजल्ट क्या आएगा। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. लेकिन if they were satisfied, content मतलब अगर वो उतने में ही खुश रहते कि हाँ मैं कैक्टस के ऊपर हम दोनों बैठे हुए हैं और देख रहे हैं फाइट में क्या हो रहा है, तो शायद दोनों का भला हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ ये हम आगे चैप्टर में देखते हैं। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. जो कोबरा था वो एकदम ऐसे खड़ा हुआ, stood on the defensive मतलब अब वो लड़ने के लिए एकदम रेडी हो गया। swaying slowly from side to side मतलब वो धीरे धीरे इस तरीके से slowly sway कर रहा था, मतलब move from one part to another part, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से हल्का हल्का sway कर रहा था। क्यों? वो मेस्मराइज करना चाह रहा था मंगूस को। मतलब वो मंगूस को मेस्मराइज का मतलब क्या होता है, मैजिकली परसुएट करना, मतलब जैसे कि आप हिप्नोटाइज कर देते हो ना, उस तरीके से वो मेस्मराइज करना चाह रहा था मंगूस को, सो दैट मंगूस कंफ्यूज हो जाए और एक रॉन्ग, यहाँ पे फॉल्स मूव का मतलब क्या होता है कि एक अनवाइज एक्शन ले ले, मतलब कोई गलत कदम उठा ले। But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. लेकिन mongoose बहुत इंटेलिजेंट था, उसे पता था कि स्नेक की जो ग्लासी अनविंकिंग मतलब वो विंक नहीं करता है, पलक नहीं झपकाता, तो जो उसकी ग्लासी अनविंकिंग आईज है उसमें देखना सही नहीं है, तो वो उसको देख ही नहीं रहा था। Instead he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood. तो अगर मान लो ये कोबरा का जो हुड है तो उसने यहाँ कहीं पे जो है ना अपना गेज मतलब अपना जो पूरा स्टेयर कर रहा था, वो उसने अपना जो विजन था वो वहां पे फोकस कर लिया था, वो उसका चेहरा देख ही नहीं रहा था, उसकी आईज को देख ही नहीं रहा था। एंड ओपन द अटैक, और उसने अटैक ओपन किया।
Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. तो वो आगे एकदम क्विकली उसने उसको अटैक करने के लिए मूव किया, और जैसे ही इतनी पास पहुंच गया था कि कोबरा उस पर अटैक कर सकता है, उसने क्या किया, उसने प्रिटेंड किया। प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है, उसने ऐसा दिखाया कि वो एक पर्टिकुलर साइड पे अटैक करने वाला है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, तो वो उसने क्या दिखाया, जैसे कि मान लो ये कोबरा ये मंगूस है, तो उसने दिखाया, वो बहुत पास आ गया और सोचा कि यहां से, लेकिन जैसे ही कोबरा ने यहां पे स्ट्राइक किया तब तक उसने दूसरी साइड जाके उसको काट लिया। So his great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. कोबरा ने इतनी स्विफ्टली उसको अटैक किया कि हमारे नरेटर को क्या लगा जो पेड़ के ऊपर बैठा था कि भाई अब तो मंगूस को कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन वो जो था जैसे उसने मारा वो दूसरी जगह जंप किया उसने, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और जितना फास्ट कोबरा ने किया था उतनी ही फास्ट वो दूसरी जगह उसने जाके जंप किया। Biting the snake on the back and darting away again out of reach. जैसे ही गया उसको उसके बैक पे काटा और फिर वहां से निकल गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the मैना hurled themselves at him. तो उसी मोमेंट पे जहां पे जब कोबरा ने स्ट्रक किया तो क्या हुआ, जो क्रो और मैना hurled themselves at him. हर्ल्ड का मतलब क्या होता है, थ्रो विद ग्रेट फोर्स। उन्हें क्या लगा कोबरा जो है वो मर जाएगा तो वो लोग उसको खा लेंगे, तो जो क्रो और मैना थे वो उसके ऊपर झपके, लेकिन ओनली टू कोलाइड हेविली इन द मिड एयर। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे क्रो और मैना दोनों गए लेकिन दोनों खुद ही टकरा गए। कोलाइड मतलब जराम से टकरा जाना, तो बीच हवा में वो दोनों खुद ही टकरा गए। Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. Shrieking मतलब जोर से एक दूसरे को गाली देते हुए कि अरे क्या है मेरे से तुम टकरा गए, वो लोग वापस जाके कैक्टस प्लांट पे बैठ गए। A few drops of blood glistened on the cobra's back. अब जहां पे मंगूस ने कोबरा को काटा था वहां से खून निकलने लग गया और वो चमक रहा था। ग्लिस्टेंड मतलब चमकना। The cobra struck and missed. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. अब ये सेकेंड राउंड में, ये पहला राउंड खत्म हो गया, सेकेंड राउंड में अगेन कोबरा ने स्ट्रक किया और फिर उसने मिस कर दिया, एंड अगेन जो मंगूस था वो उसने जंप किया, स्प्रैंग मतलब स्प्रिंग की तरह जंप किया, एंड जंप्ड इन एंड बिट, और वापस उसने किया और जाके उसको फिर से काट लिया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, फिर वो जो बर्ड्स थी उन्होंने वापस डाइव किया स्नेक को पकड़ने के लिए, फिर बम्ड इनटू ईच अदर मतलब फिर से खुद टकरा गए, एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और वापस जाके एक दूसरे को गालियां देते हुए वापस जाके कैक्टस पे बैठ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस। जो थर्ड कोर्स था वो वापस फर्स्ट राउंड जैसा ही था, मतलब जिसमें स्नेक ने मारा और मंगूस पीछे से गया और काट गया, लेकिन इसमें एक ड्रामेटिक डिफरेंस था। वो क्या था, द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। जो क्रो और मैना थे वो एकदम डिटरमाइंड थे, मतलब हमें तो ये करना ही है। दे वांटेड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, मतलब पूरी फाइट में उनको एक पार्ट लेना था। डाइव एट द कोबरा, वापस मैना और क्रो जो थे उन्होंने कोबरा पे डाइव किया, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। इस बार उन्होंने वो एक दूसरे से नहीं टकराए, लेकिन इस बार क्या हुआ, द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, मतलब मैना जो थी वो तो गई और एक जगह जाके बैठ गई। पर्च मतलब जहां पे जाके आप कहीं पे भी जाके बैठ जाते हो। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, लेकिन मतलब वो ऐसे निकले, अब वो वापस उड़ के जाने वाला था। उतने में क्या हुआ, इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, वापस वो उड़ के जाने ही वाला था, कोबरा जो था उसने स्ट्राइक किया। ओके, उसने स्ट्राइक किया and whipped his head back and struck with great force. उसने लिया और उसने जोर से उसको मारा, his snout thudding against the crow's body. और उसका जो स्नाउट था, स्नाउट का मतलब क्या होता है, उसका जो नोज और माउथ पूरा जो ये पार्ट था, कहाँ थड किया मतलब बहुत जोर से पड़ा, कहाँ पे, क्रो की बॉडी पे। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. मतलब जैसे उसे पड़ा क्रो को तो वो अराउंड 20 फीट तक उड़ा होगा। फ्लंग मतलब फ्लाई किया उसने, फ्लंग मतलब यहाँ पे थ्रो और हर्ल हो फोर्सफुली,
मतलब आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट, मतलब जो उसने जैसे ही मारा तो जो बर्ड था वो दूर जाके फिकाया कितना, 20 फीट अक्रॉस द गार्डन. इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक उसने उड़ने की कोशिश की. फ्लटर्ड मतलब फ्लैप्ड, ओके, फ्लैप करने की कोशिश की. देन ले स्टिल, बट उसके बाद वो नहीं उठ पाया, मतलब जो क्रो था वो मर गया. द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना जो थी वो कैक्टस प्लांट पे ही बैठी रही. एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट, और जैसे ही स्नेक और mongoose की फाइट वापस चालू हुई, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफियर अगेन. तब मैना ने क्या डिसाइड किया, भैया अब नहीं जाना, एक तो निपट गया, अपन को नहीं निपटना. फिर वो कैक्टस पे ही बैठी रही. द कोबरा वॉज वीकनिंग, अब जो कोबरा था वो वीक होने लग गया था. एंड द mongoose वॉकिंग fearlessly अप टू इट, और जो मंगूस था वो एकदम जो था एकदम करेजियसली बिना डरे उसकी तरफ वापस अटैक करने जा रहा था. रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, मतलब उसने रेज किया अपने आप को शॉर्ट लेग्स पे. एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और जाके उसने जंप किया और उसने जो है एकदम बहुत ही फोर्सफुली जाके उसको उसके गले से उसके माउथ से जाके पकड़ लिया. द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose. जो कोबरा था, writhed मतलब making twisting, वो बार बार जो ऐसे तड़प रहा था, twisting and turning movement अपने आप को छुड़ाने के लिए कर रहा था. and lashed मतलब किसी जैसे अपने आप को छुड़ाने के लिए वो मार रहा था, उसकी टेल से मार रहा था. वो बहुत अपने आप को बचाने के लिए उसने हर तरीके से कोशिश की. about in a frightening manner, एकदम डरावने तरीके से. एंड इवन coiled itself about the mongoose, उसने mongoose के आजू बाजू अपने आप को पूरा जकड़ भी लिया. बट टू नो अवेल, लेकिन कुछ ना हो पाया. विथ नो सक्सेस, टू नो अवेल का मतलब लेकिन उसे कोई सक्सेस नहीं मिली. द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, वो जो छोटा सा फेलो था, वो जो हम mongoose की बात, मतलब वो जो हम स्नेक की मतलब जो mongoose है, इट हंग ग्रिमली ऑन, मतलब उसने बहुत ही सीरियस तरीके से उसको पकड़ के रखा हुआ था. अंटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, उसने उसे तब तक पकड़ के रखा था जब तक जो स्नेक है वो जो स्ट्रगल कर रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो उसने खत्म कर दी. मतलब जब तक कि वो जो स्नेक है वो मर चुका था. He then smelt along its quivering length, फिर उसने क्या किया, उसकी पूरी क्विवरिंग लेंथ, क्विवरिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, जो पूरी उसकी जो बॉडी थी वो जो हल्की हल्की शिवर हो रही थी बिकॉज ऑफ द बस जो थोड़ी बहुत जो उसमें एनर्जी बची थी, बस वो मरने ही वाला था. तो उसकी जो पूरी बॉडी थी उसको उसने स्मेल किया. स्मेल्ट मतलब उसने पूरा उसको स्मेल किया, उसकी पूरी बॉडी को. ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, और नेवले ने उसको उसका जो हुड था, उसका जो सर था, फन था, उससे उसको ग्रिप किया, पकड़ा. एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसको लेके वो बुशेस में चला गया. द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली, धीरे से, कॉशियसली मतलब बहुत ही केयरफुली मैना जो थी वो कैक्टस के प्लांट से नीचे उतरी. हॉप्ड अबाउट, उसने ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा जंप किया. पियर्ड इनटू द बुशेस, तो बुशेस में देखने की कोशिश करी. फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, मतलब एक दूर से काफी सेफ डिस्टेंस से उसने बुशेस में देखने की कोशिश करी. एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कंग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और फिर उसने जोर से आवाज निकाली एज इफ कंग्रेचुलेशंस टू mongoose दैट ही हैज वन, और फिर वो वहां से उड़ चली. So guys, this was our chapter, slightly abridged, written by Ruskin Bond, all about a banyan tree जिसके अंडर पे, जिसके नीचे एक बहुत ही अमेजिंग सी फाइट हुई बिटवीन अ mongoose एंड अ कोबरा, एंड विच वॉज ऑल सीन बाय आवर ऑथर. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नए हैं और जिनका मतलब मैंने अच्छे से समझा दिया है. कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना. The first question is working with the text. The old banyan tree did not belong to grandfather but only to the boy. Why? So the old banyan tree did not belong to the grandfather, only to the boy, because he could climb
on the tree. लेकिन grandfather, he was very old, 65 years, so he could not climb on the tree. Now we are going to see this answer. The old banyan tree did not belong to grandfather but only to the boy because his grandfather was 65 years old who could no longer climb it. उसके जो ग्रैंडफादर थे वो 65 इयर्स के थे और अब वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते थे, तो उस पर टोटल किसका कब्जा था? हमारे ऑथर का था. The small grey squirrel became friendly. वो स्क्वेरल जो थी वो कब फ्रेंडली हो गई थी? When उसको समझ में आ गया था कि ये उसको हार्म नहीं करने वाले, हमारे जो ऑथर है वो उसको हार्म नहीं करने वाले हैं, एंड देन वो उसके लिए थोड़ा बहुत जो है खाना भी लेके आने लग गए थे. The small grey squirrel became friendly when he found that the boy did not arm himself with catapult or air gun. Right? कि जो बॉय है उसके हाथ में ना कैटपुल्ट था ना एयर गन थी, सो इसीलिए वो काफी फ्रेंडली हो गया था. Now when the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, the squirrel, अब जब वो उसके लिए खाना लेके आने लग गया था, मतलब पीस ऑफ केक और बिस्किट्स लेके आने लग गया था, तो क्या हुआ? The squirrel grew quite bold. स्क्विरल जो थी थोड़ी बोल्ड हो गई थी एंड was soon taking morsels from his hand. वो बोल्ड हो गई और उसके हाथ से ही खाने लग गई थी. In the spring the banyan tree dash and would come there. In the spring the banyan tree was full of small red figs and birds of all kinds would come there. The banyan tree served the boy as a library where he had made a crude platform to sit and read books. मतलब उन्होंने वहाँ पे अपने लिए एक लाइब्रेरी बना ली थी जहाँ पे वो बैठ के, मतलब एक क्रूड प्लेटफॉर्म बना लिया था जहाँ पे वो बैठ के मस्त अपनी बुक्स को रीड करते थे. The young boy spent his afternoons in the tree when it was not too hot, leaning against it and read story books. तो वो क्या करते थे, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तब वो वहाँ पे बैठ के अपनी बुक्स पढ़ते थे और उसके बाद उस पे लीन करके, उस पे टिक के, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम से एक क्वेश्चन लेके आ गए थे जिस पे टिक के वो मस्त अपनी स्टोरी बुक्स रीड किया करते थे. Now you have to answer the following questions. It was to be a battle of champions. What qualities did the two champions have? Pick out words and phrases from the paragraph above this line in the text and write them down. So it was a battle of champions. इस लाइन के पहले जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे तो उसमें कोबरा को और मंगूस की क्वालिटीज को डिफाइन किया था. अब हमें उसमें से वो वर्ड्स लेके टेबल में फिल करना है. तो हम अपने आंसर को देखते हैं. मंगूस वॉज अ ग्रेट फाइटर, वेरी क्लेवर एंड स्विफ्ट एंड मेड कैलकुलेटेड मूव्स. और यहाँ पे क्या है, कोबरा एक स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड चैंपियन फाइटर है, हैड अ ब्रॉड होड एंड पॉइजनस टीथ एंड स्विफ्ट इन स्पीड एंड अटैक. तो हम मंगूस के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो एक अच्छा फाइटर है, बहुत क्लेवर है और वो बहुत ही कैलकुलेटेड मूव्स करता है. और जो स्नेक है, जो हमारा कोबरा है, वो क्या है, वो बहुत स्किल्ड है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड फाइटर है. वो उसका एक हुड है ब्रॉड और उसके पास जो उसके फैंग्स के पीछे जो सैक्स हैं, दे वो फुल ऑफ पॉइजन एंड वो भी काफी स्विफ्ट है. अब हम आगे देखते हैं. What did the cobra and the mongoose do to show their readiness for fight? अब जब ये लोग पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे अपनी फाइट की, तो क्या शो कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे to show that yes they are ready to fight. The cobra produced a hissing sound to challenge the mongoose to a fight. उसने क्या किया था, एक hissing sound निकाला था mongoose को चैलेंज करने के लिए that yes I am ready for the fight. और उसके बाद उसने क्या किया, वो पूरा 6 फीट का था तो उसमें से 3 फीट वो अप इन द एयर था. इट रेज्ड 3 feet ऑफ इट्स बॉडी ऑफ द ग्राउंड. इट स्प्रेड इट्स ब्रॉड हुड. उसने अपना हुड जो है उसको भी रेस कर लिया था. द मंगूस बुश्ड इट्स टेल. मंगूस ने क्या किया था, अपनी टेल को बुश किया था. द लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बैक ऑल्सो स्टूड अप. और उसके जो बैक पे जो बड़े बड़े बाल थे वो सब भी खड़े हो गए थे. इससे क्या समझ में आता है कि they were both ready for the fight. This is how they prepared themselves. एक बार हम और इस आंसर को देखते हैं. The cobra produced a hissing sound. कोबरा ने कैसा साउंड प्रोड्यूस किया था, एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस किया था. उसके बाद उसने वो 3 फीट जो है उसने अपने आप को ऊपर कर लिया था और अपने जो उसका हुड है उसको रेस कर लिया था. मंगूस ने क्या किया था, मंगूस ने अपनी टेल को बुश किया था और
द लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बैक ऑल्सो स्टूड अप, और उसके जो बाल थे वो भी उसने खड़े कर लिए थे। अब हम आगे देखते हैं, who were the other two spectators, what did they do, did they watch or did they join in the fight? बाकी के दो स्पेक्टेटर्स कौन थे, मैना और जंगल क्रो, और क्या किया उन्होंने, तो हम देखते हैं इस आंसर में, द अदर टू स्पेक्टेटर्स वर द मैना एंड द जंगल क्रो। ये हो गया हमारा पहला वाला पॉइंट। They settled on the cactus to watch the outcome, उन्होंने क्या किया, वो बैठ गए थे कैक्टस पे टू वॉच द आउटकम। दे वर नॉट कंटेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिड दे वॉच या उन्होंने फाइट ज्वाइन की, तो दे वर नॉट कंटेंट विद ओनली लुकिंग एट द फाइट, उनको मजा नहीं आ रहा था, दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दे टुक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, मतलब उन्होंने पूरी फाइट में हिस्सा लिया, एंड हर्ल्ड देमसेल्व्स एट द कोबरा, हर्ल्ड मतलब डाइव किया, कोबरा को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, सो एंड हर्ल्ड देमसेल्व्स एट द कोबरा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब है रीड द डिस्क्रिप्शंस बिलो ऑफ व्हाट द स्नेक डिड एंड व्हाट द मंगूस डिड, अरेंज देयर एक्शंस इन द प्रॉपर ऑर्डर। अब मंगूस ने क्या किया, स्नेक ने क्या किया, ये दोनों आपको दिया हुआ है, बट उसका ऑर्डर सही नहीं है, हमें सिर्फ उसका ऑर्डर सही करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ceased to struggle, tried to mesmerize the mongoose, coiled itself along the mongoose struck, ये पूरा आपको दिया हुआ है अबाउट द स्नेक कोबरा, और ये पूरा दिया है अबाउट द mongoose। हम इसका डायरेक्टली आंसर में जाएंगे। सो स्नेक ट्राई टू मेस्मराइज द mongoose, सबसे पहले उसने स्वे करके मेस्मराइज करने के लिए ट्राई किया था। सेकेंड, स्ट्रक ऑन द साइड दैट द mongoose pretended to attack, उसके बाद स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड, फिर स्ट्रक द क्रो, फिर उसने क्रो को मारा, कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड द मंगूस, जब मंगूस ने उसे बाइट कर रहा था तब उसने उसको कॉइल कर लिया, एंड लास्ट में सीज टू स्ट्रगल मतलब वो रुक गया। रिफ्यूज टू लुक इन द स्नेक आईज, उसने स्नेक की आई में नहीं देखा। प्रिटेंडेड टू अटैक द कोबरा ऑन वन साइड, प्रिटेंड किया कि वो एक जगह अटैक करेगा, लेकिन जैसे ही स्नेक ने मारा तब तक वो दूसरी जगह से जाके उसने उसकी बैक को बाइट कर लिया था। स्प्रैंग असाइड, जम्प्ड इन एंड बिट, darted away and bit the cobra on the back, grabbed the snake by the snout and last में dragged the snake into the bushes, जब पूरा हो गया तब उसको लेके वो bushes में चला गया था। अब है what happened to the crow in the end, क्या हुआ था, वो क्रो ने समझदारी दिखाई थी और बीच में गया, जब तक वापस आता तब तक स्नेक ने जो था उसको मार दिया, and it was dead. In the end the crow got bitten by the cobra, कोबरा ने उसे ले लिया, एंड इट फेल डेड, तो क्या हुआ उसके साथ कि इन द एंड वो जो था वो मर गया। What did the मैना डू फाइनली, मैना ने क्या किया, जब सब पूरा फाइट खत्म हो गया, द मैना फ्लू टू द ग्राउंड, वो नीचे ग्राउंड की तरफ गई, लुक्ड इनटू द बुशेस, लुक्ड मतलब पीक्ड इनटू द बुशेस, उसने देखा, एंड गेव अ श्रिल क्राई एंड फ्लू अवे, gave a shrill cry मतलब जोर से चिल्लाई और वहां से चली गई। The word round usually means a kind of shape. What is its meaning in the story? जब यहाँ पे हमें round का मतलब क्या होता है, सर्कल, गोल, लेकिन यहाँ पे राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो मतलब यहाँ पे एक हम प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं। The word round in the story denotes the different courses of the fight. मतलब पहले राउंड में क्या हुआ, सेकेंड राउंड में क्या हुआ, तो डिफरेंट कोर्सेस थे ये फाइट के, दैट टुक प्लेस बिटवीन द स्नेक एंड द मंगूस। ओके, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड 5 वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ व्हिच आर जनरली एसोसिएटेड विद ट्रीज बट हियर दे हैव बीन यूज्ड डिफरेंटली, अंडरलाइन द वर्ड्स। अब इस पैराग्राफ में ऐसे 5 वर्ड्स हैं जो कि एक्चुअली ट्रीज के साथ यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से यूज्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, Hari leaves for work at 9 every morning. He works in the local branch of the firm of which his uncle is the owner. Hari's success is really the fruit of his own labor. He is happy but he has a small problem. The root cause of his problem is a stray dog near his office. The dog welcomes Hari with a loud bark every day. आगे सो अब यहाँ पे देख लो, ओके, लीव्स, तो यहाँ पे ये 5 वर्ड्स हैं, लीव्स, ब्रांच, फ्रूट, रूट और बार्क।
यहाँ पे लीव्स का मतलब होता है पत्तियां, लेकिन यहाँ पे लीव्स मतलब होता है वो अपने काम के लिए निकलता है। ब्रांच का मतलब होता है उसकी जो शाखाएं हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांच मतलब वो जैसे कि बैंक है, इस बैंक की 10 ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पे इस तरीके की एक ब्रांच की बात कर रहे हैं। फ्रूट का मतलब होता है फल, लेकिन यहाँ वो मेहनत के फल की बात कर रहे हैं। रूट का मतलब होता है जड़, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं इस प्रॉब्लम की जड़, मतलब इस प्रॉब्लम का एकदम बेस पॉइंट क्या है। और बार्क मतलब होता है, वैसे तो उसका तना होता है, लेकिन यहाँ बार्क मतलब भौंकना होता है। तो ये 5 वर्ड्स हैं जो यहाँ अलग तरीके से यूज किए गए हैं। अब है द वर्ड्स इन द बॉक्स आर ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मूवमेंट। जैसे होता है डाइव करना मतलब छलांग मारना, डार्टिंग मतलब एकदम से किसी की तरफ एकदम सडनली अटैक करना, डेल्विंग, ठीक है, देन ग्लाइड करना, उसके बाद वेब्ड मतलब इस तरीके से बहुत जोर से मारना, स्प्रैंग एंड बैक। ये सारे वर्ड्स जो हैं इन सब का मतलब है किसी तरीके से मूवमेंट, मतलब बैक होना, उछलना, कूदना, ये सारे वर्ड्स हैं। अब आपको ये सारे वर्ड्स इन ब्लैंक्स में सही तरीके से भरने हैं। When he began to trust me, the squirrel began dash into my pockets for morsels of cake. So delving मतलब क्या होता है कि आप किसी के अंदर घुस गए to see something, तो यहाँ पे delving आएगा फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट क्या है, I saw a cobra dash out of a clump of cactus, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखा उसने, एक कोबरा देखा जो जस्ट बाहर आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्यों आया, ग्लाइडिंग का मतलब होता है, ग्लाइडिंग मतलब जैसे आप देखोगे सरक सरक के चलना, तो उसे बोलते हैं ग्लाइड करना। तो कोबरा कैसे कर रहा था, ग्लाइड कर रहा था। हम सीधे यहाँ पे आंसर ही देख लेते हैं, वरना बार बार पीछे जाना पड़ेगा। द स्नेक हिज्ड his forked tongue darting in and out. darting मतलब full speed में टक टक, तो that is darting. When the cobra tried to bite it, the mongoose sprang aside. sprang मतलब एक spring की तरह उछल के दूसरी जगह आ जाना। The snake whipped his head back to strike at the crow. whipped his head मतलब उसने लिया और वापस मारा। whipped मतलब ऐसे जाके दिमाग खराब हो गया था, क्रो ने उसका दिमाग खराब कर दिया उसने उसको एक रख के। So whipped his head back to strike. The birds dived at the snake. Dived मतलब जैसे कि हम स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं, तो वो स्नेक नीचे था तो वो लोग ऊपर थे, तो ऊपर से जब आप नीचे की तरह जंप करते हो तो उसको बोलते हैं डाइव करना। अब आ रहा है फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी which show things striking violently against each other। ये सिमिलर क्वेश्चन है। The cobra struck the crow his snout। अब यहाँ पे क्या आएगा, अभी हमने इस वर्ड को देखा है। So the word is thudding against its body। thudding मतलब धड़ाम करके जब कोलाइड होता है। उसके बाद है the crow and the मैना collided in midair। collided मतलब एक दूसरे से टकरा जाना बुरी तरीके से। The birds dived at the snake but अगेन यहाँ पे banged into each other, banged और bumped into each other। ओके, thudding, collided and bumped, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, आपस में टकरा जाना। अब है look at these sentences। In the spring, birds of all kinds would flock into the banyan trees branches. I would spend the afternoons there. Would tell us what the author used to do or what used to happen। यहाँ जो लिखा हुआ है कि in the spring जो बर्ड्स थे हर तरीके वुड फ्लॉक। वुड का मतलब क्या है कि वो आया करते थे। हम यहाँ पे बात करें समथिंग जो हुआ करता था, यूज्ड टू हैपन। सिमिलरली आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स देयर, मतलब मैं अपने आफ्टरनून्स वहां स्पेंड किया करता था। ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर। कुड का मतलब है नहीं कर सकते थे। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जस्ट ऑथर वॉज यूजुअली एबल टू डू और ग्रैंडफादर इज नाउ नॉट एबल टू डू। जब आप कोई काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मतलब मैं अपने आप को छुपा लिया करता था। आई कुड
लुक डाउन थ्रू द लीव्स, मैं देख सकता था उन लीव्स के थ्रू। आई कुड रीड देयर, मैं पढ़ सकता था। तो वुड मतलब मैं क्या किया करता था, कुड मतलब मैं क्या कर सकता था। तो हमें वो यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं, दैट चूज would and could to replace the italicized words in the following sentences। अब यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हैं जहाँ पे जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स दिए हैं, इटालियन लेटर्स में जो दिए हुए हैं फॉन्ट में, उसको आपको चेंज करके सही जगह पे could यूज करना है या आपको would यूज करना है। So grandfather says in the old days elephants were able to fly in the sky। they were able to को हम क्या लिखेंगे, they could fly in the sky like colors। they were also able to change their shapes। they were able to change मतलब they could change their shapes। they used to fly behind clouds। वो कोई काम करते थे तो यहाँ आ जाएगा they would fly behind clouds and frighten them। people used to look, ये हुआ करता था तो people would आएगा, WOULD, at the sky in wonder। because there was no electricity he used to get up। he used to मतलब again यहाँ पे आएगा would, he would get up with the sun and he used to go to bed। used to मतलब again आ जाएगा आपका would, WOULD। जहां पे भी used to आएगा वहां would आएगा, जहां पे he was able to आएगा वहां could आएगा। Like the owl he was able to, अब able to की जगह क्या आएगा, could आएगा, COULD, see quite well in the dark। he was able to यहाँ पे भी क्या आएगा, could आ जाएगा, COULD, tell who was coming by listening to the footsteps। अब हम इसको आंसर्स को यहाँ देख लेते हैं। So the elephants could fly in the sky like clouds। they could also change, could मतलब वो कर सकते थे। they would fly behind clouds, वो लोग ऐसा किया करते थे। and frighten them, people would look up at the sky in wonder। because there was no electricity he would get up with the sun and he would go to the bed with the sun like the birds। like the owl he could see quite well in the dark। he could tell who was coming by listening to their footsteps। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। look at these sentences। the tree was older than grandfather। grandfather was 65 years old। अब हमने लास्ट चैप्टर में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़े थे, जहां पे हमने एक क्वेश्चन किया था विच वॉज ऑल बेस्ड ऑन सुपरलेटिव डिग्रीज। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में यहाँ पे ट्री और ग्रैंडफादर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ट्री के बीच में कि कौन ज्यादा ओल्ड है, ट्री ज्यादा ओल्ड है, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि द ट्री वॉज ओल्डर देन द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर वॉज 65 years old, तो ट्री तो उनसे बड़ा ही होगा। हाउ ओल्ड वॉज द ट्री, कैन यू गेस? द ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। सपोज देहरादून अगर 300 years का है तो ट्री कितने का होगा, वो भी 300 का ईयर होगा। When two things are the same in some way we use as or as। Here is another set of example। So यहाँ पे as मतलब हम एक सिमिली की बात कर रहे हैं। सिमिली मतलब जैसे मैं बोल सकती हूँ कि the tree was as tall as the pillar। या मैं बोल सकती हूँ कि the tree was as old as the city। जब मैं ये चीज बोलती हूं इसका मतलब क्या है, ट्री कितना ओल्ड है, वो उतना ही ओल्ड है जितना कि सिटी ओल्ड है। तो यहाँ पे हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं और कॉमन चीज क्या है कि वो कितना ओल्ड है, इसे हम कहते हैं सिमिलीज। अब यहाँ पे और एग्जांपल्स हम देखते हैं। मिस्टर सिन्हा 160 सेंटीमीटर टॉल हैं और मिस्टर गुप्ता 180 सेंटीमीटर टॉल हैं और मिसेस गुप्ता जो है वो 160 सेंटीमीटर टॉल हैं। मतलब मिस्टर गुप्ता मिस्टर सिन्हा और मिसेस गुप्ता दोनों से ज्यादा लंबे हैं और मिसेस गुप्ता मिस्टर सिन्हा जितनी लंबी हैं। तो अब हमें इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, मिसेस गुप्ता इज एज टॉल एज मिस्टर सिन्हा,
कि वो कितनी बड़ी, उतनी ही बड़ी हैं जितनी लंबी हैं जितनी मिस्टर सिन्हा हैं। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स टू स्पीक अबाउट द पीपल। तो अब हमें यहाँ पे उस तरीके से यूज करना है कि जैसे कि यू आर टॉल, आई एम टॉलर देन यू, इट्स कोल्ड बट इट्स कोल्डर इन मसूरी, दिस कप इज हॉट बट इट इज हॉटर earlier, the cow was strong but it was stronger before the fight, my height is short but it was shorter earlier. So you can use any, you can create any sentences. अब यहाँ पे हम देखते हैं heights, ज़ेबा, रूबी और रानी, ये है 155 सेंटीमीटर, ये 150 सेंटीमीटर, ये भी 155 सेंटीमीटर। अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो मैं क्या बोलूंगी, ज़ेबा इज एज टॉल एज रानी। अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो मैं बोलूंगी रानी इज टॉलर देन रूबी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ज़ेबा इज एज टॉल एज रानी, ज़ेबा इज टॉलर देन रूबी, रानी इज टॉलर देन रूबी, रूबी इज शॉर्टर देन रानी एज वेल एज ज़ेबा। इसमें हमने क्या बोला, रूबी इज शॉर्टर देन रानी, रानी एज वेल एज ज़ेबा। अब नेक्स्ट देखते हैं वेट लिफ्टर्स। विजय जो है वो 50 केजी उठा सकता है, अक्षय जो है वो भी 50 केजी उठा सकता है, अनवर जो है वो 65 केजी उठा सकता है। तो विजय इज एज स्ट्रॉन्ग एज अक्षय, अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन अक्षय एज वेल एज विजय, नीदर अक्षय नॉर विजय इज एज स्ट्रॉन्ग एज अनवर। तो इसमें हमने 3 तरीके से हम एक ही बात को कर सकते हैं। अब है सिटी के टेम्परेचर्स की तरफ जाते हैं। शिमला का टेम्परेचर है 6 डिग्री, गैंगटॉक है 6 डिग्री और श्रीनगर भी है 2 डिग्री। तो यहाँ हमें वर्ड कौन सा यूज करना है, कोल्ड। तो हम कैसे लिखेंगे, शिमला इज एज कोल्ड एज गैंगटॉक, श्रीनगर इज कोल्डर देन शिमला एंड गैंगटॉक, नीदर गैंगटॉक नॉर शिमला इज एज कोल्ड एज श्रीनगर। लेंथ की बात कर लेते हैं। सो रोमीज पेंसिल 3 इंच की है, मोना की पेंसिल 5 इंच की है और राजा की पेंसिल भी 3 इंच की है। सेम पैटर्न यूज करेंगे हम कि रोमी की पेंसिल इज एज लॉन्ग एज राजाज पेंसिल, मोनाज पेंसिल इज लॉन्गर देन रोमीज पेंसिल एंड राजाज पेंसिल, नीदर रोमी की पेंसिल और राजा की पेंसिल इज एज लॉन्ग एज मोना की पेंसिल। तो पहले में हमने क्या यूज किया है कि हमने सिंपल एज लॉन्ग एज यूज किया है, सेकेंड में हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करी और थर्ड में हमने नीदर नॉर यूज किया है। ओके, अब यहाँ पे हम हॉट की बात कर रहे हैं। दिल्ली 43 डिग्रीज, चेन्नई 39 और नागपुर 43। सबसे कम चेन्नई है, नागपुर और दिल्ली सेम है। सो दिल्ली इज एज हॉट एज नागपुर, दिल्ली और नागपुर सेम थे। चेन्नई इज नॉट एज हॉट एज दिल्ली और नागपुर, दिल्ली इज हॉटर देन चेन्नई और नागपुर इज हॉटर देन चेन्नई। हम करने वाले हैं MCQs, सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द बेनियन ट्री वॉज, ये जो बेनियन ट्री था, इट वॉज कट बाय द वुड मर्चेंट, इट वॉज 65 years old, as old as देहरादून itself or 100 years old. What is the answer? ये जो बेनियन ट्री था, इट वॉज एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पुराना ट्री था। हाउ डिड ही पास हिज टाइम व्हेन नॉट रीडिंग अ बुक? अब जो हमारे नरेटर हैं, जब वो मतलब अपना टाइम, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे होते थे, जब बुक रीड नहीं कर रहे होते थे, तब वो अपना टाइम कैसे पास करते थे? प्लेइंग लूडो, टॉकिंग टू बर्ड्स, वॉचिंग बर्ड्स और वॉच द वर्ल्ड बिलो। ये करते थे, वो उस ट्री पे चढ़ जाते थे और वहां से नीचे देखते थे। ही यूज्ड टू वॉच द वर्ल्ड बिलो। द नरेटर यूज्ड टू, अब हमारे नरेटर क्या करते थे? क्लाइंब इट ट्वाइस अ डे, उस बेनियन ट्री पे एक दिन में 2 बार चढ़ते थे। स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, पूरे नीचे के लोगों के ऊपर जासूसी करते थे चढ़ने के बाद। वर्शिप इट, उसकी पूजा करते थे। और सिट ऑन द ट्री टू ईट फूड, या फिर ट्री पे चढ़ के बैठ जाते थे खाना खाने के लिए। द आंसर इज, वो उस पर चढ़ जाते थे और पूरे दुनिया भर में नीचे क्या हो रहा है उस पर स्पाई करते थे। द स्क्विरल हैड फाउंड अ फ्रेंड, कौन था वो फ्रेंड? इन द बॉय हु लिव्ड इन इट्स ब्रांचेस बिकॉज द बॉय वॉज हार्मलेस, और टू सपोर्ट इट। द आंसर इज इन द बॉय, उन्होंने, जो स्क्विरल था, उसकी और बॉय की फ्रेंडशिप हो गई थी। द ट्री वॉज द नॉइजियस्ट प्लेस,
ये जो ट्री थी ये सबसे ज्यादा यहाँ शोर होता था, क्यों? क्योंकि वो जो बॉय था जोर से गाता था, ही sang loudly. The मैना एंड द क्रो हॉक्ड, क्योंकि उसमें मैना और जो क्रो थे वो बहुत ज्यादा आवाज करते थे. बिकॉज द बर्ड फ्लॉग्ड इन इट्स ब्रांचेस, क्योंकि उसकी ब्रांचेस में बहुत सारी बर्ड्स आके बैठती थी, रेस्ट करती थी. द बीज मर्मर्ड लाउडली, क्योंकि जो बीज होती थी वो बहुत जोर से मर्मरिंग करती थी, भिनभिनाती थी. द आंसर इज, क्योंकि इस पेड़ पे बहुत सारी पंछी आके बैठते थे. द बर्ड्स फ्लॉग्ड इन इट्स ब्रांचेस. द banyan ट्री सर्व्ड एज, अब ये जो ट्री था ये एक रेस्टिंग प्लेस था, एक रीडिंग रूम था, एक थिंग ऑफ ब्यूटी और अ शेड. आंसर इज कि एक रीडिंग रूम था हमारे नरेटर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन आफ्टरनून वॉज अ स्ट्रेंज वन. एक आफ्टरनून बहुत अजीब सी थी, क्यों? द वुड मर्चेंट स्टार्टेड फ्लाइंग, क्योंकि वुड मर्चेंट ने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया. नो, There was a fight between a cobra and a mongoose. Yes, कोबरा और मंगूस के बीच में एक फाइट थी. The boy fell down and a mongoose jumped on him. बॉय जो था वो ऊपर से पेड़ से गिर गया और एक मंगूस ने उसके ऊपर जंप किया. ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था. There was no fight between a cobra and a mongoose. No, there was a fight. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B. Coming out from behind the cactus was. कैक्टस के पीछे से कौन आया था? एक फेरी आई, My dear friend, a big black cobra या a white liquid. So cactus के पीछे से आया एक big black cobra. The battle of champions took place. ये champions का battle जो था ये कहाँ पे हो रहा था? Battle of champions मतलब मंगूस और कोबरा की जो लड़ाई हो रही थी, कहाँ हो रही थी? स्टेज पे हो रही थी. Beneath the banyan tree मतलब banyan tree के नीचे हो रही थी. On the tree, tree के ऊपर हो रही थी या wrestling ring में हो रही थी? कहाँ हो रही थी? banyan tree के नीचे हो रही थी. The presence of crow and मैना shows that. ये जो crow और मैना का presence था, इससे क्या पता चलता था कि they were ideal, they are interested in the proceedings, they were free या they wanted to take part in the proceedings. वो भी चाहते थे कि दोनों की लड़ाई में वो भी जाएं और जाके जो है थोड़ा बहुत अपना योगदान दें. तो basically the answer is they wanted to take part in the proceedings. उनको उस fight में participate करना था. The length of the mongoose was. इस मंगूस की लेंथ कितनी थी? 2 feet, 3 feet, 5 feet या none of these? The answer is 3 feet long था वो. Where does the speaker hide himself in banyan tree? Speaker ने banyan tree में अपने आप को कहाँ पे छुपाया था? Branches में, tree के पीछे, tree के नीचे और none of the above? The answer is in its branches. I saw the bird flung nearly dash across the garden. मैंने क्या देखा? The bird flung nearly कितना feet? 20 feet. मैंने देखा वो जो bird थी वो 20 feet उछली थी. What is the color of small squirrel? जो छोटी सी squirrel है जो उसकी दोस्त है उसका color क्या है? Gray. Next is, what did the narrator give to the squirrel to eat? Narrator जो थे squirrel को क्या देते थे खाने के लिए? Cakes, biscuits, cakes and biscuits या toffees? Cakes and biscuits. When was the banyan tree full of small red figs? तो ये जो banyan tree होता था वो पूरे छोटे छोटे red figs से कब भर जाता था? कौन से सीजन में? Autumn, winter, spring या none of the above? तो जब spring season आता था तो पूरे पेड़ पे छोटे छोटे figs लग जाते थे. Who was termed a super fighter, clever and aggressive? यहाँ पे जो नरेटर है उन्होंने किसको कहा है कि एक सुपर फाइटर, क्लेवर और एग्रेसिव किसको कहा है? उन्होंने कहा है ये मंगूस को, स्नेक, मैना या क्रो को नहीं, उन्होंने मंगूस को कहा है. द मैना इन द जंगल क्रो डाइव्ड एट द स्नेक एंड डैश. जो मैना थी और जो क्रो था उन दोनों ने डाइव किया और फिर क्या हुआ? दे बम्प्ड इनटू ईच अदर. दोनों आपस में टकरा गए. दे बम्प्ड इनटू ईच अदर. Flew away, bite the snake, help the mongoose? No. Answer is वो दोनों आपस में ही टकरा गए. And खत्म. So we are finished with the MCQs of this chapter as well. Thank you so much for being with me. It was lovely teaching you. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विच इज magnetbrains.com. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो फ्रंट पेज है यहीं पे इफ यू कैन सी नेचर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस, यहाँ पे सारे कोर्सेस आ जाएंगे. इसमें जस्ट सिलेक्ट द क्लास. ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन सब्जेक्ट्स अपेयर हो जाएंगे. सिलेक्ट द सब्जेक्ट, सिलेक्ट द टॉपिक दैट यू विश टू स्टडी एंड द वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस. That is it. Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye.